हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री, और जो हम लोगों ने 9 चैप्टर पहले कवर कर लिए हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, रेबल्स एंड द राज, जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। वो पहला जो आंदोलन माना जाता है वो यहीं से उसकी चिंगारी एक उठी थी। तो ये 1857 की जो रिवोल्ट है, मीन्स जो लड़ाई है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, और ये मेरठ के शहर से शुरू हुई थी। मेरठ से ये सिपाही म्यूटिनी हुई थी, जो कंटोनमेंट एरिया में मेरठ में था। मेरठ से ये दिल्ली तक आ गई। ये जो रिवोल्ट मीन्स हो रही थी, तो ये दिल्ली तक बात आ गई। अब बात करते हैं सिपाही ने बेसिकली क्या किया था, कि उन्होंने कैप्चर कर लिया था बेल ऑफ आर्म, जहाँ पे मतलब सारे हथियार रखे जाते हैं। युद्ध से रिलेटेड जितने भी हथियार होते हैं वो बेल ऑफ आर्म में रखे जाते हैं। तो उन लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया था, और जो वाइट पीपल थे उनके ऊपर इन लोगों ने अटैक किया था। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बंगलो और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो रिकॉर्ड्स थे, उन सबको इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने डिस्ट्रॉय किया था? जो सिपाही थे, मतलब जो उन लोगों जो लड़ाई उस वक्त लड़ रहे थे 1857 की। टेलीग्राफ जो लाइन थी उसको इन लोगों ने कट कर दिया था, जो दिल्ली तक जाती थी उसे भी कट कर दिया था। दिल्ली में जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने इन सिपाहीज को सपोर्ट किया। सिपाही का मतलब होता है जो सिपाही थे उनको सपोर्ट किया। इन सिपाही ने सीधा जो बहादुर शाह जफ़र हैं उनको बोला कि हम चाहते हैं कि ये जो मतलब लड़ाई हम लोग 1857 की लड़ रहे हैं, आप इसकी लीडरशिप करें, इस मूवमेंट की लीडरशिप करें। बहादुर शाह जफ़र के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ये ऑप्शन एक्सेप्ट किया। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारी पहली हेडिंग है, पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। तो फ्रेंड्स, हाउ द म्यूटिनी बिगिन, मतलब कैसे, मतलब ये जो विद्रोह था, गदर थी, ये जो लड़ाई थी, वो कैसे स्टार्ट हुई। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो जो मतलब यहाँ पे ये जो रिबल्स थे, तो इन लोगों ने कैसे मतलब इसको कैप्चर किया। मतलब कि हमने ये देखा कि कंटोनमेंट एरिया में जो ये लोग युद्ध लड़ रहे थे वो सिमिलर पैटर्न में हो रहा था। वही जो रिवोल्ट थी वो सेम हो रही थी। जितने भी वाइट पीपल थे उन पे अटैक करना, उनके रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना, एक तरीके से सीक्वेंस में वॉर सेम था। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो यूनाइट हो गए थे इस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ऑर्डिनरी लोग जो थे इस मूवमेंट को उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवमेंट से जुड़ते जा रहे थे। मेजर टाउन्स जो थे जहाँ पे ये मतलब रिवोल्ट स्टार्ट हुई, वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली। इन 3 जगहों पर मेजर टाउन थे जहाँ पे ये रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था। यहाँ पे ना ही वाइट बल्कि मनी लैंडर्स जो थे उन पर भी लोगों ने, जो ऑर्डिनरी लोग थे, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। जो यहाँ की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थी, मतलब कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह जो बात पहुंचाई जाती है, वो मतलब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, the pattern of mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination that raise certain crucial questions। और जो यहाँ पे मतलब कि जो ये म्यूटिनी में जो लड़ाई लड़ी गई थी, उन सब लोग का, जैसे आप लोगों ने देखा पहले भी सेम पैटर्न था वो लड़ाई लड़ने का, कि हम लोग ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले से दी गई हैं। और जो इनके कम्युनिकेशन थे, जो सिपाही मतलब जो सिपाही एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, दूसरी जगह पे थे, वो लोग एक दूसरे तक बात अपनी पहुंचाते रहते थे कि यहाँ पे क्या हुआ है, बाकी जगह पे क्या हुआ है। तो हम लोग अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। बहादुर शाह जफ़र ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुग़ल एम्पायर काफ़ी वास्ट था। उन्हें लगा, लोगों को ये लगा, जो सिपाही थे उन्हें ये लगा कि इनके अंडर में इस म्यूटिनी को हम आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। कानपुर में जो सिपाही थे उन्होंने नाना साहेब से कहा कि आप कानपुर की लीडरशिप करें और यहाँ से आप अपना लड़ाई लड़ें। इनके सक्सेसर जो थे नाना साहेब के, वो थे पेशवा बाजीराव। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह की शुरुआत की। अवध में नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस कर दिया गया और अवध स्टेट को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया। और ये मूवमेंट काफ़ी इतना नहीं था, लोगों के अंदर अभी भी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ गुस्सा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा था कि नवाब वाजिद अली शाह इतने पॉपुलर लीडर नहीं है। लेकिन वो गलत थे, नवाब वाजिद अली शाह काफ़ी पॉपुलर थे लोगों के बीच में।
अब हम लोग देखते हैं र्यूमर्स एंड द प्रोफेसीज। जो र्यूमर्स और प्रोफेसी फैली थी उस टाइम पे, पहली र्यूमर थी वो बुलेट कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स डैट बिटिंग दोज बुलेट वुड करप्ट देयर कास्ट एंड रिलीजन्स। तो मतलब कि इस चीज़ के कारण जो र्यूमर्स एंड प्रोफेसी मतलब जो अफवाहें फैलाई गई उस टाइम पे, जिसके कारण ये रिवोल्ट शुरू हुआ, ये विद्रोह, ये लड़ाई शुरू हुई, वो क्या अफवाहें थी कि जो बुलेट थी उनमें फैट ऑफ काउ एंड पिग, उनको बाइट करने पे ये माना गया कि हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन को करप्ट करने की। काफ़ी लोगों ने टाउन के अंदर आटे को टच करने से भी मना कर दिया। लोगों के अंदर अभी भी फियर था कि ब्रिटिशर्स उनके धर्म को चेंज करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी में। अब लोगों ने इन र्यूमर्स को बिलीव करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों ने ये र्यूमर्स को बिलीव क्यों किया, मतलब इसका क्या रीज़न था, व्हाई डिड द पीपल बिलीव इन दिस र्यूमर्स। तो देखते हैं। इसके लिए इन लोगों ने इसलिए बिलीव किया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1820 से ही ऐसी पॉलिसीज़ रखी थी जो अपने रिलीजन को, क्योंकि वो लोग अपने रिलीजन को फैलाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे क्रिश्चियनिटी हर जगह फैले, वेस्टर्न आइडियाज़ को अपने इम्पोज करना चाहते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया कि पूरे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म कर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़ को यहाँ इम्पोज करने लग गए। इंडिया बिल्डअप कर दिया। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी चीज़ों को एबॉलिश किया, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने एबॉलिश कर दिया सती प्रथा को इन 1829 में, एंड दे परमिट द री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज़। लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि ये हमारी पुरानी चीज़ों को जो सदियों से चली आ रही है उन्हें हटा रहे हैं। इस तरह से इंडियन के अंदर डर डेवलप हो रहा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में कहा था कि अवध को, उन्होंने ये कहा था कि ये एक चेरी है जो हमारे हाथ में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, मतलब कि अ चेरी डैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। इसकी शुरुआत हुई सब्सिडियरी अलायंस से जो 1801 में इम्पोज किया गया। इस अलायंस के तहत जो नवाब थे, जो राजा थे, उनकी एक अपनी आर्मी होती थी, क्योंकि उसी से वो अपनी पावर रखता था। वो पावरफुल होते थे, तभी लोग बाहर से उनके अगेंस्ट नहीं बोल पाते थे। लेकिन इस अलायंस के तहत नवाब की मिलिट्री जो थी वो डिसबैंड कर दी गई, यानी अब मिलिट्री नहीं थी। ब्रिटिशर्स उनके एरिया में आ गए और वही लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो नवाब्स को एडवाइस करने लगे। इसके कारण नवाब ज़्यादा डिपेंड हो गए अब ब्रिटिशर्स पे, और वो अपने लॉ ऑर्डर जो भी थे वो ब्रिटिशर्स को देने लगे संभालने के लिए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो ताल्लुकदार थे ऊपर के ऊपर, नवाब्स की पावर जो थी वो अब कम हो गई। ब्रिटिशर्स उनके एरिया में आ गए और वही लोग एडवाइस करते थे। इसका इम्पैक्ट ये भी था कि जो ताल्लुकदार्स के ऊपर नवाब्स की पावर थी वो अब कम हो गई। 5 ईयर लेटर 1856 में फाइनली किंगडम को एनेक्स कर लिया गया। नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, उनको कोलकाता भेज दिया गया क्योंकि वो यहाँ पे जो चीज़ें थी उनको सही से गवर्न नहीं कर पा रहे थे। समरी सेटलमेंट में ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे ताल्लुकदार्स को हटाना चाह रहे थे। अवध में सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई 1857 तक के वहाँ पे फाइट हुई। ताल्लुकदार और जो पीजेंट्स थे, जो भी लोग थे, उन लोगों ने बेगम हज़रत महल को ज्वाइन किया वॉर में और उन्हें सपोर्ट किया। लखनऊ में ब्रिटिशर्स से फाइट किया गया। जब बेगम हज़रत महल हार गई तब भी लोग उनकी तरफ लॉयल रहे। जो भी पेजेंट्स होते थे वो, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सिपाही तक आती थी, क्योंकि जो सिपाही थे उनकी रिक्रूटमेंट गांव से ही होती थी। इतने सिपाही थे कि उनकी एक सिपाही बंगाल आर्मी उन्हें कहा गया, नर्सरी ऑफ सिपाही बंगाल आर्मी, तो ये उन्हें कहा गया। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट द रेबल्स वांटेड, मतलब वो जो रेबल्स थे वो क्या चाहते थे। तो चलिए देखते हैं, जो ये मूवमेंट चली रेवोल्यूशन, उसका क्या पर्पस था, या जो भी सिपाही और ऑर्डिनरी पीपल थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स ने इश्तिहार यानी कि प्रोक्लेमेशन, नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो इशू किए कि जो नॉर्मल लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि क्यों हम इस मूवमेंट को कर रहे हैं, क्या उनके आइडियाज़ हैं जिसके कारण वो लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, और लोग उनको ज्वाइन करें। इस मूवमेंट को जानने के बाद जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगी इन लोगों की जीतने की। अब विजन ऑफ यूनिटी, तो फ्रेंड्स अब विजन ऑफ यूनिटी में क्या है, मतलब कि 1857 की जब रिवोल्ट हुई,
1857 के रिवोल्ट में चाहे कोई भी कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड के लोग हों या हिंदू मुस्लिम हों, सब इक्वली उसमें पार्ट ले रहे थे, क्योंकि सबको ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए थी। सिंबल ऑफ ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे ये था कि ब्रिटिशर्स से रिलेटेड ना कोई चीज़, मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी उनसे रिलेटेड चीज़ हो, जो मतलब फिरंगी राज चल रहा था उस टाइम पे, उन लोगों ने कम्प्लीटली, जो पेजेंट्स हैं उन लोगों ने कम्प्लीटली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ वो नहीं लेते थे। अब ब्रिटिशर्स के बाद अल्टरनेटिव पावर को सर्च किया जाने लगा कि ब्रिटिशर्स एक बार कोलैप्स हो जाएंगे। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में एक तरीके का स्ट्रक्चर, अथॉरिटी हटने के बाद ये सब चीज़ें कैसे एडमिनिस्टर होंगी, इन सब चीज़ों की प्लानिंग होने लगी। मोस्ट ऑफ द लीडर ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से पहले जैसी चीज़ें थी सब वैसी ही होने लगे। मेन फोकस ये भी था कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हथियार और जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्ली कंप्लीट हो सके, उनकी डिमांड जो थी वो पूरी की जा सके। रिप्रेशन, ब्रिटिशर कोई भी काम बिना लॉ के नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें कायदे कानून के अंदर करते थे। मई एंड जून 1857 में लॉ को काफ़ी सारे जो लॉज थे उन्हें पास किया गया। मार्शल लॉ पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इम्पोज कर दिया गया। सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर ही नहीं, ऑर्डिनरी ब्रिटेन के लोग जो थे ब्रिटिशर्स को, उनको भी ये राइट दे दिया गया कि अगर उन्हें किसी पर भी शक होता है रिवोल्ट का पार्ट होने का, मतलब अगर ब्रिटिशर्स को कोई भी शक होता है कि ये उस रिवोल्ट का पार्ट है, तो वो उन्हें पनिश करें या उन्हें पनिशमेंट दें। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि लैंडलॉर्ड और पीजेंट, हिंदू मुस्लिम, इनको तोड़ा जा सके, क्योंकि वो हमेशा से एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाना चाहते थे। और शायद क्योंकि हमारा नंबर ज़्यादा था ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स कम संख्या में थे, इनसे इंडियन ज़्यादा थे और ब्रिटिशर्स कम थे। अगर ब्रिटिशर को रिवोल्ट ऑफ 1857 को ख़त्म करना था तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि उन्हें तोड़ा जा सके। ब्रिटिशर्स की बात मानते थे और इसीलिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता था, उनकी ज़मीनें वापस कर दी जाती थी, लेकिन जो उनकी बात नहीं मानते थे उन्हें पनिश किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू कर दी। कास्ट के बेस पर हिंदू और मुस्लिम को वो लोग तोड़ने लग गए। अब हम लोग देखते हैं इमेजेस ऑफ रिवोल्ट। मतलब जब रिवोल्ट चल रहा था उस टाइम पे काफ़ी सारी इमेजेस, मतलब कि सीनरी, पेंटिंग्स बन के आई थी, जो आपकी बुक में दी हुई हैं। आप लोग अपने बुक में वो पेंटिंग्स देख सकते हैं। जैसे कि ये पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर इन 1859। इसमें उस टाइम की पेंटिंग है जिस टाइम रेजिडेंसी में आई थिंक जो रिवोल्ट हुआ था अवध का 1859 पे, उसी का ये पेंटिंग एक बना हुआ है। जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई, जो लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था, उसी से रिलेटेड ये सारे पिक्चर्स हैं। और ये आप लोग एक पेंटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे विमेंस की पेंटिंग दी हुई है, इन मेमोरियम बाय जोसेफ नोएल पैटर्न। और ये जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की एक पोर्ट्रे है। वेट, ये दिस इज़ योर नेशनलिस्ट इमेजरीज़। यहाँ पे आप लोग के नेशनल, मतलब आपके इंडिया में जो पेंटिंग्स उस टाइम पे बनाई गई थी वो सारी पेंटिंग्स इसमें रानी लक्ष्मीबाई को आप लोग देख सकते हैं। ब्रेवरी के साथ ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी थी, काफ़ी सारे पेट्रियोटिटी, देशभक्ति वाली भाव। 1857 में हम हार गए, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हो गई थी भारत की स्वतंत्रता की। सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं उमड़ने लगी थी इस रिवोल्ट को देखकर। तो ये रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा भी जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।